अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैर ठीक ठाक से होंगे। जैसा कि अब हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने फिजियोलॉजी का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो आर्टरी का फंक्शन पढ़ा था, ईसीजी पढ़ा था। ठीक है, आर्टरी मतलब कि कैसे पंप करती है ब्लड को, कैसे वेंट्रिकल तक लेके जाती है। और हमने मतलब कि ये भी पढ़ा कि वेंट्रिकल कैसे मतलब कि अपना जो ब्लड है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है बॉडी में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सिस्टोल में जब सिस्टोल फेस होता है तो जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो वेंट्रिकल से कैसे जाता है, उसके क्या क्या फेजेस होते हैं, वो हमने कल वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कुछ वाल्व्स के, मतलब कि जो वाल्व्स हैं, हार्ट वाल्व्स हैं, वो उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे जो होता है ना कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं जब सिस्टोल मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन का फेज़ होता है। सबसे पहले आर्टरीवेंट्रिकुलर वाल्व्स। ठीक है, जो एवी वाल्व्स होते हैं ना, इनको हम ट्राइकस्पिड और मिटल वाल्व होते हैं, इन दोनों को कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये हमारा जो ब्लड है ना, वेंट्रिकल से ब्लड को मतलब कि उसके बैक फ्लो को रोकते हैं जब हमारा सिस्टोल वाला फेज होता है। ठीक है, और हमारे जो सेमिलुनर वाल्व्स होते हैं जो कि आयोटिक और पल्मोनरी आर्टरी वाल्व्स हैं, वो क्या करते हैं जो कि ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, जो मतलब कि जो बैक फ्लो होता है ब्लड का उसको प्रिवेंट करते हैं। कहाँ से? एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से। कहाँ वेंट्रिकल की तरफ जब डायस्टोल वाला फेज होता है। मतलब कि इसमें जस्ट ये बताना है कि जब सिस्टोल हो रहा है तो कौन कौन से वाल्व्स हैं जो हमारा जो ब्लड का बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहे हैं, और जब हमारा डायस्टोल वाला फेज़ है तो कौन से वाल्व बैक फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हमारा सिस्टोल वाला फेज़ होगा तो एवी वाल्व होते हैं, जो एवी वाल्व बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, जो कि ट्राइस्कस्पिड वाल्व और मिटल वाल्व हैं। और जब हमारा डायस्टोल फेज़ होता है वेंट्रिकल का तो हमारे सेमिलुनर वाल्व जो होती हैं वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकती हैं, जैसे जो कि हमारे एओर्टिक और पल्मोनरी आर्टरी वाल्व हैं। ठीक है, इसमें जस्ट इतना ही है। उसके अलावा पेपलरी मसल्स होते हैं। ठीक है, उनका इधर रोल होता है तो उसका हम फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, जो पेपलरी मसल्स होते हैं, जो हमारी एवी वाल्व की जो वेन्स होती हैं, वेन्स जो पार्ट होता है उसमें मतलब उसके साथ अटैच हुए होते हैं, किसके ज़रिए? कॉर्डाई टेंडेनाई के ज़रिए। ठीक है, और जो पेपलरी मसल्स होते हैं ये तब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब हमारे वेंट्रिकुलर वाल्व्स रहते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और ये हमारी जो वाल्व्स है ना उसको मतलब कि क्लोज करने में पेपलरी मसल को का कोई भी रोल नहीं है। बस सिर्फ ये क्या करते हैं कि जो हमारी जो वाल्व्स की जो वेन्स हैं ना उनको पुल करते हैं इनवर्ड, के वो वेंट्रिकल की तरफ चल जाएँ, और वो हमारा वो जिसकी वजह से बल्जिंग आउट जो बल्जिंग है ना उससे प्रिवेंट किया जाए। तो इसका बस यही मतलब कि फंक्शन है। इसके अलावा जब कह रहा है कि जब हमारा कोडा टेंडन है जब रैप्चर हो जाएगा तो पेपरली मसल्स होते हैं ना वो पैरालाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो होता है ना ब्लड का लो ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से मियोकार्डल इन्फेक्शन काज हो जाता है। अब है एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व्स। ठीक है, अब जो एओर्टिक जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो एओर्टिक और जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, जो सेमिनोलर वाल्व है ये डिफरेंस है मतलब कि एवी वाल्व से। क्योंकि फर्स्टली जिसका जो आर्टरीज के जो डिस्टोल का जब एंड होता है तो आर्टरीज में हाई प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्या करते हैं कि सेमिलुनर वाल्व है ना उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो ये जल्दी से क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ये है कि इसकी स्मॉल ओपनिंग होती है, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी है ना ब्लड की ऑफ इंजेक्शन वो इस वाल्व के ज़रिए वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लार्जर एवा। मतलब कि जब ज़ाहरी बात है जो एक ओपनिंग है, ठीक है, अब ज़ाहरी बात है जो ओपनिंग जितनी कम ही होगी तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसके जो वाल्व्स हैं जो एओर्टिक और पल्मोनरी आर्टरी जो वाल्व्स हैं इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी जो ओपनिंग्स है ना वो थोड़ी मतलब कि लेसर है, मतलब कि उनकी कम है। ठीक है, एज कम्पेयर टू एवी वाल्व के। ठीक है, और इसके अलावा ये जो हमारे एवी वाल्व होते हैं उसको सपोर्ट कैन करता है कोडाई टेंडन है जो हमने। ठीक है, और जो कि ये हमारा सेमुलर वाल्व के लिए नहीं होता। ठीक है, बस यही थोड़ा डिफरेंस था कि उसका वेलोसिटी का मतलब कि एक बताना है। ठीक है, और इसके अलावा ये बताना था कि जब मतलब कि जब सिस्टोल का एंड होगा तो हाई प्रेशर मतलब कि बन जाता है हमारे सेमुलर वाल्व में। इसके अलावा जो हमारे एवी वाल्व है उसमें हमारा कोडाई टेंडन का रोल है, और इसमें सेमुलर वाल्व में इसका कोई भी रोल नहीं है। अब ये मतलब कि रिलेशनशिप पढ़ेंगे हार्ट साउंड का टू हार्ट पंपिंग। ठीक है, जब हम हार्ट को लिसन करते हैं स्टेथोस्कोप के ज़रिए, मतलब स्टेथोस्कोप के ज़रिए हम क्या करते हैं कि हार्ट की जो बीट है ना उसको मतलब कि लिसन करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जब हमारे वाल्व क्लॉग हो जाती हैं तो हमारे जो वाल्व की जो वेन्स है ना और इसके अलावा उसका जो सराउंडिंग फ्लूइड है वो वाइब्रेट करता है। किसके इन्फ्लुएंस में? जो प्रेशर चेंजिंग की वजह से। प्रेशर जब चेंजिंग होगा तो इसका जो फ्लूइड प्रेजेंट हो वो वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से एक साउंड है ना वो
आर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है थ्रू आउट द चेस्ट, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि तो एक फर्स्ट एक साउंड हमें हियर होता है, जिस वो किसे काज होता है जब हमारे एवी वाल्व क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके फिर क्या होता है कि जो हमारी जो वाइब्रेशन पिच होती है ना, वो एक तो लो होती है और लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है। इसके अलावा जब एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व्स है ना, वो जब सिस्टोल की एंड में क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, तो एक रैपिड स्नैप आ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो वाल्व्स हैं वो क्लोज रैपिडली हो जाते हैं और हमारे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कुछ मतलब कि सराउंडिंग मतलब कि जो फ्लूइड है वो फिर वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, सेकंड हार्ट साउंड है, ठीक है। अब बस यही इसमें मतलब कि दो बातें हैं कि फर्स्ट हार्ट साउंड कैसे बनता है और सेकंड हार्ट साउंड कैसे बनता है। अब ये हमारा वर्क आउटपुट ऑफ द हार्ट, मतलब कि वर्क आउटपुट कैसे है, ठीक है। अब स्ट्रोक वर्क आउटपुट हार्ट का क्या होता है कि एक ऐसी मतलब कि एनर्जी की अमाउंट जो कि हार्ट को मतलब कि कन्वर्ट करे वर्क में, मतलब कि ईच हार्ट बट मतलब कि जब हमारा वर्क हो रहा है तो ब्लड पंप हो रहा है आर्टरीज में, मतलब कि हार्ट उसको काम करने में जब कि एक एनर्जी की ज़रूरत है, मतलब कि एक हार्ट है, ठीक है, वो बीट कर रही है। बीटिंग क्या है, ये हार्ट का एक काम है, फंक्शन है, ठीक है। तो उस फंक्शन के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे रिक्वायर्ड है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वर्क आउटपुट कहते हैं, ठीक है। मतलब एक काम करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो उससे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोक वर्क आउटपुट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा एक बात है कि जो मेजर प्रोपोर्शन होता है ना, उसमें हमारा जो ब्लड होता है ना वो मूव करता है लो प्रेशर वेन से लेके हाई प्रेशर आर्टरीज तक, और इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम प्रेशर वर्क कहते हैं या एक्सटर्नल वर्क कहते हैं, ठीक है। ये एक दूसरी डेफिनेशन है, बस इसमें हमारी 2-3 डेफिनेशन है, उसको हमने क्लियर करना है, ठीक। उसके बाद है कि एक माइनर प्रोपोर्शन होता है एनर्जी का जो कि हमारा यूज़ होती है किसको, ब्लड को एक्सलेट करने के लिए, ताकि उसकी वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन है ना वो एक उसकी बढ़ सके। किस वाल्व में, एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व में, उसको हम क्या कहते हैं, वो एनर्जी जो होगी जो मतलब कि एक हमारी जो उसके ब्लड को एक्सलेट करने के लिए यूज़ हो, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बैक फ्लो। बेसिक डेफिनेशन के बाद अब थोड़ा ये हम पढ़ेंगे कि वेंट्रिकुलर पंपिंग कैसे होगी, उसको ग्राफिकली एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हम पहले तो इसका कर्व देखेंगे, ठीक है। अब इसका एक कर्व होगा डायस्टोलिक, जो प्रेशर कर्व है ना, उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या होगा, वो कैसे डिटरमाइन होता है, जब हम हार्ट को फिल करेंगे, ठीक है। जब फिल करेंगे कैसे करेंगे, जब उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम उसका डायस्टोलिक प्रेशर मेजर करते हैं उसकी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होने से पहले, उसको हम क्या कहते हैं, इन डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सिस्टोलिक प्रेशर का जो कर्व है ना, उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, जब हम सिस्टोलिक प्रेशर की रिकॉर्डिंग करेंगे, वो तब होगी जब हमारी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन है ना वो अचीव हो सके और हमारा जो वॉल्यूम है ना वो क्या करे, उसको फिल हो जाए। अब ये वेंट्रिकल का ये हमारा जो एक कर्व है, ठीक है। सबसे पहले जो पी है ये हमारी एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, और ए हमारा जो ई डब्ल्यू है ये हमारा एक्सटर्नल वर्क है जो हमने पीछे थोड़ा पढ़ा था, ठीक है। ठीक है, अब इसके एक ये वाला जो हमारा एक है एसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन जो हमने पीछे पढ़े थे कि ब्लड कैसे फिल करता है। अब ये जो एक प्रेशर है ना, ये जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही तो ये इसका सिस्टोलिक प्रेशर बन गया, ठीक है। जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन की एंडिंग होगी तो ये प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, तो ये इसका डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। इसके अलावा ये एसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन का एक फेज़ है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। और ये एक क्या है, पीरियड ऑफ इजेक्शन, मतलब कि ब्लड को इजेक्ट करने के लिए जो पीरियड लगता है वो ये पीरियड ऑफ इजेक्शन है। उसके डायग्राम के बाद जो डिस्क्रिप्शन थी ना वो मैंने इसके लिए स्किप किया क्योंकि वो हम पीछे पढ़ के आए थे, ठीक है, वो तो सेम ही है, ठीक है। उसमें यही बताया हुआ है कि वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो होता था वो हमने जो पढ़ा था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो सेम ही जो पीछे पढ़े थे उसमें। अब इसके में हमारा वॉल्यूमिक प्रेशर डायग्राम जो हमने ऊपर देखी तो उसके पीरियड कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पीरियड ऑफ फिलिंग, ठीक है, फेज़ 1 है, ठीक। इसमें हमारा जो होगा ना कि जो हमारा जो वॉल्यूम होगा, प्रेशर डायग्राम होगा, इसमें हमारा जो वॉल्यूम होगा वो 50 ml होगा, उसका जो डायस्टोलिक प्रेशर होगा वो 2 से 3 mmHg है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ ब्लड जो हमारा जो वेंट्रिकल में रिमेन मतलब कि रहेगा, जब उसकी जो 5 ml आफ्टर मतलब कि जब 50 ml के बाद जो रिमेनिंग जो वॉल्यूम उस वेंट्रिकल में रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद जो हम एंड सिस्टोलिक जो पढ़ा था उसके बाद जब उसका जो 50 ml था, उसके बाद उसका मतलब कि जब उन 50 ml से जो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाए, वो 120 ml तक चला जाएगा, तो उसे हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, जो कि हमारा 50 था तो उसमें कितने का इंक्रीज़ आ गया, 70 का उसका इंक्रीज़ आ गया, ठीक है।
ठीक है, ये इसका ये पढ़ना है। उसके बाद है पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन। अब जब आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन होती है तो वॉल्यूम जो होता है ना वेंट्रिकल का वो चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सारी वाल्व्स क्लोज हैं। लेकिन जो प्रेशर होता है ना वेंट्रिकल के इनसाइड द वेंट्रिकल वो इंक्रीज़ हो जाता है, जो किसके प्रेशर के इक्वल, जो एओर्टा का प्रेशर होता है, जो कि प्रेशर कितना होता है अबाउट 80 mm ऑफ Hg। अब पीरियड ऑफ इजेक्शन थर्ड है, ठीक है। अब जब इजेक्शन होगी तो सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है ना वो राइज़ हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा राइज़ हो जाता है, क्योंकि इसमें मोर से मोर वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होती है। और सेम टाइम में जो वॉल्यूम होता है ना वेंट्रिकल का डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि एओर्टिक वाल है ना वो ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है ना वो वेंट्रिकल से आउट ऑफ, मतलब कि ब्लड से वेंट्रिकल से निकल के वो एओर्टा में चला जाएगा। जब एओर्टा में चला जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा कि उसका जो वेंट्रिकल के अंदर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, जब हमारा मतलब कि इजेक्शन के पीरियड के एंड के बाद फिर जो ये होता है कि जो एओर्टिक वाल्व है ना वो मतलब कि क्लोज हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो हमारा वेंट्रिकुलर जो प्रेशर होता है ना वो मतलब कि फॉल कर जाता है डायस्टोलिक प्रेशर लेवल के साथ, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। और फिर क्या होता है कि जो हमारा जो वेंट्रिकल है ना वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है, जो कि हमारा कितना था 50 ml ऑफ ब्लड था जो हमने पहले पढ़ा था, और प्रेशर कितना था 2 to 3 mm ऑफ Hg था, ठीक है। वही सेम ही बातें जो हमने पीछे पढ़ी हैं। तो इस पीरियड में ये होगा कि मतलब कि रिलैक्सेशन वाला पीरियड आ गया तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो वेंट्रिकल का पहले जो इतना स्टार्टिंग में था वहाँ तक पहुँच जाएगा, और उसका जो प्रेशर था वो भी वहाँ तक ही पहुँच जाएगा जो उसके स्टार्टिंग में था। अब ये जो है ना ये एक डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है, एक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है, ठीक है। और इधर क्या होंगे कि मिट्रल जो वाल होती है ना वो ओपन होते हैं जब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में क्या होता है कि जो मिट्रल वाल है ना वो क्लोज हो जाते हैं। और इधर हम रिकैप करते हैं तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है 120 ml होता है, और एंड सिस्टोलिक कितना होता है 50 होता है। लेकिन इनमें कितने का इंक्रीजमेंट आ जाता है 70 ml का, ठीक है। और ये पीरियड ऑफ इंजेक्शन क्या होता है कि मतलब कि जब ब्लड जो होता है वो हमारे जो वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो उसका पहले था उसमें ब्लड जब उससे निकल के एओर्टा में चला जाता है तो उस पीरियड को हम इंजेक्शन कहते हैं। और इधर हमारा क्या होता है कि एओर्टिक वाल्व ओपन होते हैं, ठीक है। और ये आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन है, मतलब कि जब रिलैक्सेशन होगी तो फिर क्या होता है कि जो मतलब कि इनिशियली जो वेंट्रिकल का जितना वॉल्यूम था वो उस मतलब कि इनिशियल वॉल्यूम को रिगेन कर लेगा कि वेंट्रिकल उसका प्रेशर भी जो स्टार्टिंग में था तो वही हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन इसमें यूँ होगा कि उसका मतलब कि वेंट्रिकल की जो कंट्रैक्शन नहीं वॉल्यूम सेम रहता है, बस उसका क्या होता है जस्ट उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक रेगुलेशन ऑफ हार्ट पंपिंग, मतलब कि हार्ट जो पंप होती है तो उसका रेगुलेशन, मतलब कि उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। जब हमारा जो पर्सन कोई भी रेस्ट पे होगा तो हमारा जो हार्ट होते हैं ना वो हमारे 1 मिनट में 4 से 6 लीटर जो ब्लड है ना उसको मतलब कि पंप करती है, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब हम जैसे कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर या हमारा जैसे जिम में वर्कआउट करते हैं तो हार्ट जो होती है ना 4 से 7 टाइम इसके मतलब कि इससे 4 या से 7 टाइम्स ग्रेटर जो होता है ना ब्लड को पंप करती है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है, सबसे पहले इसका जो इंटरनिक कार्डिक पंपिंग रेगुलेशन है वो क्यों होगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो होता है ना ब्लड का चेंज हो जाता है, ठीक है। और सबसे पहले एक ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो है रेगुलेशन का हार्ट पंपिंग का वो ये है कि उसमें हमारा वो क्या करती है जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट कंट्रोल होता है, और हार्ट एंट्रेंस भी किसके ज़रिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए। अब एंट्रेंसिंग रेगुलेशन ऑफ हार्ट पंपिंग, जिसको हम फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। इसमें यूँ होता है कि हमारा जो एक अमाउंट ऑफ ब्लड है जो कि आप हार्ट पंप कर रहे हैं each मिनट में, ठीक है, वो एक रेट है, ठीक है। अब यूँ होता है कि वो उसका फ्लो होता है, मतलब कि ब्लड का मतलब कि हार्ट से वो वेन्स तक चला जाएगा तो इसको हम कहते हैं वीनस रिटर्न, मतलब कि रेट ऑफ फ्लो हो इनटू हार्ट के, मतलब कि वीन से जब रेट का मतलब कि वीन से जब ब्लड फ्लो हो हमारा हार्ट में तो इसको हम कहते हैं वीनस रिटर्न, ठीक है। एक ये मेन पॉइंट हो गया। उसके बाद कहता है कि हर एक प्रेफरल टिश्यू होता है ना वो क्या करता है, वो अपनी लोकल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। उसके पहला कह रहा है कि जो इंट्रिंसिक एबिलिटी है ना वो हार्ट की, वो क्या करती है कि वो हमारी जो इनफ्लोइंग ऑफ द ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज जब होगा तो उसको एडाप्ट करती है, तो उसका हम क्या कहते हैं, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। इसमें यूँ होगा कि जब हमारा मसल स्ट्रेच हो जाएगा फिलिंग के दौरान तो हमारा जो ग्रेटर फोर्स होगी कंट्रैक्शन की होगी, और जब ग्रेटर फोर्स होगी तो ग्रेटर क्वांटिटी होगा ब्लड का वो पंप हो जाएगा एओर्टा में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हार्ट जो पंप करती है वो ऑल मतलब कि जो ब्लड होती है वो हार्ट सारा ब्लड जो होती है वो पंप करती है, फिर उसको
रिटर्न करती है, किसके ज़रिए, वेंस के ज़रिए। अब ये हमने ऊपर जो इस फ्रैंक स्टेलिंग मैकेनिज्म पढ़ा था, तो उसकी हम एक्सप्लेनेशन क्या है। जब हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड है वो फ्लो करेगा वेंट्रिकल में, तो जो हमारे कार्डिक मसल हैं एक तो हमारे स्ट्रेच हो जाएंगे और हमारी उसकी लेंथ जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब लेंथ चेंज होगी, जो ये जो स्ट्रेचिंग मसल है ये क्या करेंगे कि मसल स्ट्रेचिंग जब हो जाएगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से फोर्स इंक्रीज़ होगा और एक्टिव मोशन का आपस में वो ओवरलैप हो जाएंगे, वो सेम ही फिनोमेना, जिसकी वजह से वेंट्रिकल जो होगा वो अपनी पंपिंग को इंक्रीज़ कर देता है। जब पंपिंग इंक्रीज़ हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड होगा वो पंप करेगी वो आर्टरीज़ में। ठीक है, अब ये सेम ही वही फिनोमेना है। ठीक है, जितने ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी तो फोर्स बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप करेगी तो वेंट्रिकल से ज़्यादा फोर्स के साथ ब्लड है ना वो अब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसमें हमारी जो रेगुलेशन है जो इसकी, इसमें वेंट्रिकुलर फंक्शन कर्व है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो ब्लड को पंप करेंगे वेंट्रिकुलर फंक्शन कर्व के ज़रिए, उसमें शो हो पड़ा है वो हम देखते हैं। अब जो हम 9.12 वाला जो हम कर्व देखें वो कौन सा कर्व है, स्ट्रोक वर्क आउटपुट वाला कर्व है। ठीक है, उसमें यूँ होगा कि आर्टरिक प्रेशर है वो इस साइड ऑफ द हार्ट में इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रोक वर्क आउटपुट है ना वो साइड से इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और जो फिगर 9.13 है वो हम देखते हैं जो कि जिसमें हमारा वेंट्रिकुलर वॉल्यूम आउटपुट कर्व है। ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो ये रिप्रेजेंट करती है कि इसमें हमारा यूँ होगा कि राइट और लेफ़्ट मतलब कि आर्टरियल प्रेशर जो होंगे इसमें, इस जो हम कर्व होगा उसमें इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम आउटपुट है ना वो पर मिनट इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, वही जब वेंट्रिकुलर फंक्शन कर्व है वो एक अंडर वे है जो क्या इसको एक्सप्रेस करते हैं, फ्रैंक स्टेलिंग मैकेनिज्म को। ठीक है, जिसकी वजह से सेम ही बातें वेंट्रिकल फिल करेंगी तो फिर आर्टरियल प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम होगी तो स्ट्रेंथ होगी, कार्डिक मसल की कंट्रैक्शन की इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से इंक्रीज जो क्वांटिटी है ना वो ब्लड की वो क्या होगी, पंप होगी कहाँ, आर्टरीज़ में। अब ये है लेफ़्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वर्क है, ये राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वर्क है। ठीक है, इसमें लेफ़्ट ये मीन आर्टरियल प्रेशर होगा, ये राइट मीन आर्टरियल प्रेशर। ठीक है, इसमें बस ये है कि स्ट्रोक वर्क आउटपुट जो हमने पहले बताया था कि कितनी एनर्जी लग रही है हार्ट को बीट करने के लिए। ठीक है, उसका ये कर्व है। अब ये जो एक है ना, तो इसमें एक राइट वेंट्रिकल आ गई, लेफ्ट वेंट्रिकल आ गई। ये क्या है, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम का कर्व है, जिससे कि इसका जब वॉल्यूम कम था तो ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। क्यों इंक्रीज़ हो गया, कि फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगा। जब फोर्स इंक्रीज़ हो गया तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा इंटर हो जाता है वेंट्रिकल में। जब ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा इंटर होगा फिर क्या करेगा कि वॉल्व्स ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा एओर्टा में। फिर एओर्टा क्या करेगी, पूरी बॉडी में जिस पार्ट को रिकॉर्ड होगा वहाँ ब्लड सप्लाई हो जाएगा। अब करते हैं कि मतलब कि हार्ट को सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कैसे कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि जो हमारी जो हार्ट को इफेक्टिवली जो पंपिंग है ना उसको कंट्रोल हमारे सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स करती हैं। ठीक है, सबसे पहले ये होगा कि जब हमारा जो लेवल होता है, जो गिवन लेवल होता है आर्टरियल प्रेशर का, उसमें यूँ होगा कि जो हमारा एक अमाउंट है ब्लड का जो कि ईच मिनट में पंप करते हैं वो एक 100% तक वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है जब उसकी सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है। ठीक है, पर जब वो आउटपुट फिर वो जब डिक्रीज़ हो जाता है ज़ीरो की तरफ जब उसकी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है। सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का जो हमारा जो रिलेशन है वो कैसे हो, तो उसमें हम ये डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा समझ आएगा। ठीक है, अब ये एक हमारा ये इसका क्या है, कार्डिक आउटपुट है, ये 0 से लेके 25 तक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, 0 से लेके 8 तक ये इसका आर्टरियल प्रेशर है, राइट आर्टरियल प्रेशर। ठीक है, अब जब हमारा जो सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी, मतलब कि जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक, तो फिर क्या होगा कि इसका जो कार्डिक आउटपुट है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ये जो रेड लाइन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्लू लाइन है, जब मैक्सिमम सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन था तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हमारा कार्डिक आउटपुट हो गया था। फिर यूँ होगा कि जब हमारे नॉर्मल सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो फिर वो एक एवरेज था उसका, उसमें कार्डिक आउटपुट आ जाता है। ठीक है, अब जब हमारी एक जो ग्रीन सी लाइन है, ठीक है, इसमें 0 सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो फिर वो एक बिलो एवरेज एक उसका कार्डिक आउटपुट आ जाएगा। लेकिन जब हमारी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है ना तो फिर हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो 0 लेवल तक आ जाता है। तो बस यही एक मैकेनिज्म है कि सिम्पैथेटिक में कार्डिक आउटपुट बढ़ता है तो अगर नॉर्मल उसमें उसकी होगी तो उसका एवरेज होगा, 0 सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो उसका
एवरेज से थोड़ा कम होगा, और लेकिन जब पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो कार्डियक आउटपुट है वो 0 के लेवल पे आ जाता है। अब इधर हम पढ़ेंगे पोटेशियम और कैल्शियम आयन का क्या रोल है हमारे हार्ट के फंक्शन के लिए। अब हमारे पोटेशियम आयन को देखा जाए कि जब हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम आयन आ जाएगी तो वो क्या करेगी, हार्ट को डायलेट कर देगी और फ्लैसिड हो जाएगी, जिसकी वजह से वो स्लो हार्ट रेट को डेडिकेट करती है, जिसकी वजह से स्लो हो जाएगा। जब हमारा पोटेशियम आयन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो फिर हमारी वो जो कार्डियक इम्पल्स होता है एट्रिया से वेंट्रिकल में, वो उसकी कंडक्शन को ब्लो कर देगी, ठीक है। जब हमारी पोटेशियम कंसंट्रेशन 8 से लेकर 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि हमारा जो कि हमारे एक नॉर्मल वैल्यू से 2 से 3 टाइम्स है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में वीकनिंग हो जाएगी और हमारा जिसकी वजह से जो रिदम है जो हार्ट का वो एबनॉर्मल हो जाएगा और हमारी जो पेशेंट को या पर्सन की डेथ भी काज हो सकती है। ये एक रोल है कि जब बढ़ता है तो फिर क्या क्या उसका रोल है, ठीक है, ये उसका रोल है। अब ये भी है कि अब जब हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड में पोटेशियम आयन ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो सेल मेम्ब्रेन को डिप्लॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो जाता है। ये सेम पिछली वाली बात नहीं, और इसमें जब नेगेटिव हो जाएगा तो फिर हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारा जो एक्शन पोटेंशियल की जो इंटेंसिटी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट की वो वीकर से वीकर हो जाएगी। मतलब कि इसका पोटेशियम आयन का जो हमारा हार्ट पे है ना वो इन्वर्स इफेक्ट है, मतलब कि एक सूटेबल नहीं है, ठीक है, इन्वर्स इफेक्ट है। अब कैल्शियम आयन का रोल, जब हमारे कैल्शियम आयन जब एक्सेस होती हैं तो फिर वो क्या करेंगे, जो कि अपोजिट है मतलब कि पोटेशियम आयन के, जिसकी वजह से जो हमारे जो हार्ट है वो स्पास्टिक कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस कार्डिक जो कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोसेस हैं इस कैल्शियम आयन की रिलीज़ की वजह से वो इनिशिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब जब इस कैल्शियम आयन की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर हमारी कार्डिक वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, जैसा कि उसमें हाई पोटेशियम में था। लेकिन जब कैल्शियम आयन लेवल ब्लड में जो नॉर्मली होगा तो फिर उसमें रेगुलेट उसको नैरो रेंज में हो जाएगी। अब इसको हम ये से कह सकते हैं जो कार्डिक के जो इफेक्ट हैं एबनॉर्मल कंट्रैक्शन की वजह से फिर उसको क्लिनिकली हम उसको कंसर्न करेंगे। मतलब कि अब कैल्शियम अगर ठीक है एक्सेस में हो तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन अगर वो कम हो रहा है तो फिर जिसकी वजह से कार्डिक की वीकनेस वगैरह आ जाएगी, ठीक है। अब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेंगे, ठीक है, कि वो उसको रेगुलेट मतलब कि हार्ट को कैसे रेगुलेट करता है। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो कब होता है, जब हमारा फीवर हो जाएगा। जब फीवर हो जाएगा तो हमारा हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हार्ट रेट जब इंक्रीज़ होगा तो उसका ब्लड प्रेशर चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा तो फिर उसकी जो बीटिंग ऑफ हार्ट है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से कार्डिक मसला एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो हम कॉन्ट्रैक्टाइल जो स्ट्रेंथ है ना वो हम हार्ट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, जब उसकी मतलब कि उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो फिर उसका जब मतलब कि जैसे अब बॉडी एक्सरसाइज होती है, जब कोई बॉडी एक्सरसाइज करती है तो फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो इंक्रीज़ हो जाएगा तो इसका जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड हार्ट का मतलब कि जो ब्लड का जो फ्लो होगा वो हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर इसकी वजह से कभी कभी ये होगा कि जब टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमारे जो हार्ट की जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से वीकनेस काज हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका टेम्परेचर का रोल है हमारे हार्ट के फंक्शन पर, ठीक है। इसी के साथ लेक्चर हम एंड करते हैं। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। अपना ख्याल रखें, बाय।